Today we are starting chemical properties of H2O2 और केमिकल प्रॉपर्टी में बेटे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी नेचर। अब क्वेश्चन आता है कि H2O2 कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है तुम्हें, जल्दी बताइए। H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट एज बोथ, गुड। अब ये इसने कैसे बोला बताऊं? ये कहता मैं किसी का रिडक्शन भी कर सकता हूं और मैं किसी का ऑक्सीडेशन भी कर। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आज मैं कहता हूं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है ओ का जुड़ना, है ना। तो मैंने कहा इसको किसी का ऑक्सीडेशन कर देगा, कहता हाँ सर कर दूंगा। मैंने कहा कैसे? कहता मैं अपना ओ दे दूंगा उसको और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर मैंने बोला रिडक्शन का मीनिंग होता है H का जुड़ना, तो ये कहता है मैं H भी दे दूंगा। इसका मतलब ये दोनों काम कर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, इसके दोनों काम हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसके पास H भी है और O भी है, ठीक है। जब ये किसी को O देगा तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का रिडक्शन करेगा। जब ये किसी को H देगा तो ये उसका रिडक्शन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इक्वेशंस आएंगी, मैं आपसे कहूंगा प्रूव करके दिखाओ, तो ये दोनों मीडियम के अंदर शो कर सकता है। तो फर्स्ट मैं दिखा रहा हूं आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। तो जो बुक के अंदर रिएक्शन है ना वो आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए ये वाली जो मैं करवा रहा हूँ उसी को फॉलो करोगे। तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। तो आपका टीचर यहाँ पे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, पर वो बाद में करेंगे, पहले ही देखो क्या हुआ। मैं उठा करके लाया बेटे FeCl2 को, ठीक है। FeCl2 के अंदर Fe पे चार्ज बताने की जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा, कितना ख्याल है। अब H2O2 है और आपने मीडियम लिखा है एसिडिक, तो मैं ले आया HCl को बुलाकर, इसकी वजह से मीडियम एसिडिक है। यहाँ पे Fe पे चार्ज +2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज है -1। इज इट क्लियर और नोट? अब FeCl2 यहाँ से 2 क्लोरीन लेकर के बन जाएगा FeCl3 और उसके ऊपर चार्ज आ गया +3, तो 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है। फायदा या नुकसान? फायदा। और फायदा बराबर क्या बताया था सर ने? ये ऑक्सीडेशन किसने किया, जल्दी बताओ? H2O2 ने। क्यों? क्योंकि ये खुद को कन्वर्ट करके चेंज कर लेगा 2H2O में। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पे यहां -1 है और यहां -2 है, तो ये क्या करेगा? ये खुद का नुकसान करवा के सामने वाले का फायदा कर देगा। तो अब Fe तो +2 से +3 में जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है। तो खुद का रिडक्शन किया लेकिन Fe का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड रिएक्शन इसी को ही फॉलो कर लो। अब दोबारा से पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। अब टीचर आपसे ये भी पूछ सकता है ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। चलो जी बेसिक मीडियम में चलते हैं। सेम रिएक्शन ले लो ताकि आपको ज़्यादा, हाँ जी, याद नहीं करना पड़े या ज़्यादा मुश्किल ना आए। इस बार आप लोग H2O2 को बुला लो और साथ में NaCl को बुला लो। सेम रिएक्शन, सेम सब कुछ, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अब FeCl2 दोबारा से चेंज हो जाएगा FeCl3 के अंदर, ठीक है। अब यहां से निकलेगा Na, यहां से निकलेगा OH और ये देखो जी OH, तो साथ में 2NaOH। और मैंने आपको रिडॉक्स में पढ़ाया था, चाहे प्रोडक्ट में आपके बेस प्रेजेंट हो चाहे रिएक्टेंट में बेस प्रेजेंट हो, है ना, वो बेसिक मीडियम होता है। पर असली बात मैं जो बताना चाहता हूं, ये +2 से +3 में चेंज हो गया। क्या हो रहा है FeCl2 का? ऑक्सीडेशन। और ये किया किसने? तो जवाब आ गया, देखो सर मैं -1 था और अब मैं -2 हूं। तो H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। -1 से -2 का मतलब नुकसान, और नुकसान का मतलब खुद का रिडक्शन।
अब ये दोनों रिएक्शनें इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को दिखा रही है कि H2O2 खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अब थर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? ओबियस है, रिड्यूसिंग नेचर इन, हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट जल्दी बोलिए, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। लो जी, ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। ओके, बोलो क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? आ गया ना समझ में? तो यहां देखो HCl में कोई चेंज नहीं हुआ और यहां NaCl में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज सिर्फ इन दोनों में हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, तो मैं बुला लाता हूं HOCl को। HOCl प्लस में 2H2O2। अब आराम से देखो क्या हुआ, ये चेंज हो जाएगा HCl में और ये खुद को बदल देगा O2 में, साथ में बनेगा 2H2O। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास। क्या हुआ ओवरऑल बता देता हूं। HOCl के अंदर Cl पे है +1 और HCl के अंदर Cl पे है -1। क्या हो रहा है जी? +1 से -1। शाबाश, वेरी गुड। ये हो रहा है रिडक्शन, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है जी, ये रिडक्शन हो रहा है, सब बच्चों को दिख रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब जब ये रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन किया किसने? तो ये देखो -1 से 0 हो गया। अब बताओ जी, -1 से 0 का मतलब फायदा के नुकसान? हाँ, ये फायदा, तो खुद का फायदा करवा लिया, सामने वाले का नुकसान करा दिया। ऐसे बंदों को क्या बोलते हैं? ऐसे बंदों को आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हो। तो ये जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है दैट इज इन एसिडिक मीडियम। और एक लास्ट क्वेश्चन और बनेगा जो आपने आइडिया पहले लगा लिया होगा कि 4th नंबर पे इसकी नेचर आएगी रिड्यूसिंग नेचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेचर ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम। और थोड़ा किताब से देखना इस रिएक्शन को, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगी आपको। अगर आप लोग इस रिएक्शन को देखते हैं तो I2 की रिएक्शन करवा देता हूं मैं बेसिक मीडियम में। I2 प्लस में H2O2 और बेस की फॉर्म में आपको लिया है हम NaOH। Na और I मिलके क्या बन जाएगा बोलो? 2NaI। H आपके पास है 2 और 2 4 और ऑक्सीजन टोटल है 3, तो एक तो निकल जाएगा O2 और एक आपके पास बच जाएगा वाटर। तो बैलेंस को थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है जी, मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं असली बात बता रहा हूं कि सर यहाँ आयोडीन 0 है और यहाँ पे -1 है। NaI के अंदर सब बच्चे बता सकते हैं कि Na पे प्लस होगा और I पे माइनस होगा, है ना? अब बताइए शाबाश, 0 से -1 क्या हो रहा है? फटाफट बोल दिया करो, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। 0 से माइनस रिडक्शन हो रहा है और ये रिडक्शन पता है कौन कर रहा है? ये देखो, -1 से ये चेंज हो गया 0 में। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं ये बुक में आपको आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है, और आयनिक फॉर्म में जब बच्चा रिएक्शन को याद करता है तो वो रट्टे लगा रहा होता है, जबकि इस फॉर्म में बच्चों को जल्दी याद हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बनेंगे 4। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू से that H2O2 can act as oxidizing agent as well as reducing agent। तो उसमें आपको एक एक इक्वेशन देनी पड़ेगी, एक ऑक्सीडाइजिंग की साइड से और एक रिड्यूसिंग की। वो तुम्हारी मर्जी है कि जिस मर्जी मीडियम में बता दो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन दोनों आ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन ये आ जाएगा, शो द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। तो 3 और 4 आ जाएगी। ठीक है, या वो कह देगा कि गिव टू ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन नेचर या 2 रिएक्शंस शोइंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड 2 रिएक्शंस शोइंग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2 इन बोथ मीडियम। तब ये चारों आ जाएगी, पर चारों वाली इक्वेशन नहीं आती। ज्यादातर टीचर आप लोगों को 2-2 वाली देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो ये आएगा कि हाउ कैन यू से that H2O2 can act as oxidizing agent and reducing agent। ठीक है, give explanation to your statement। तो उसमें आप पहले तो लिख के आओगे कि इसके पास H भी है और O भी है, इसलिए ये दोनों काम करता है। और एक्सप्लेनेशन में आपको ये एक रिएक्शन इधर से और एक रिएक्शन इधर से शो करनी पड़ेगी। तो ये मेन क्वेश्चन है।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ H2O2। ये मेरे बच्चे बता देंगे। हाँ जी, स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है H2O2 के? हाँ है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये इतना रिएक्टिव है कि ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और हम तो सोच रहे थे ग्लास किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर जाती है। और हम क्या करते हैं, इसलिए जो आप लोगों का ग्लास का कंटेनर है, मान लो तुम कह दो नहीं मुझे तो ग्लास के कंटेनर में लिखना है, तो हम उसके अंदर की साइड वैक्स लाइंड कर देते हैं। क्या मतलब हुआ वैक्स लाइंड का? वैक्स लाइंड ग्लास कंटेनर। क्या दिख रहा है सर, क्या कर रहे हैं अंदर की साइड? जल्दी बोलो सर। अंदर की साइड, हाँ बिल्कुल, अंदर की सरफेस वैक्स से कोटेड होती है। इसको बोलते हैं जी अंडर, अपने क्या नाम, वैक्स लाइंड ग्लास कंटेनर। या फिर इसको डार्क कलर की प्लास्टिक बोतल में रखो और हम यूरिया ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन आएगा वाई यूरिया इज एडेड, जो आप लोगों को जवाब नहीं होगा। इज एडेड ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ H2O2, या सीधा लिख देगा कि यूरिया को क्यों ऐड करते हैं। तो यह यूरिया का क्या काम होता है? तो यूरिया स्टेबलाइजर होता है। क्या मतलब होता है स्टेबलाइजर का? जो हम घर में बोलते हैं ना स्टेपलाइजर, स्टेपलाइजर, ये हमारे जर्नली वर्ड होते हैं। वो स्टेपलाइजर नहीं होता, वो क्या होता है? स्टेबलाइजर। और स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबल करना। हम कहाँ लगाते हैं स्टेबलाइजर, थोड़ा बताना मुझे। वेरी गुड, है ना। हम अपने करंट के को शो करने के लिए अपने घर के बाहर स्टेबलाइजर लगा लेते हैं। अब वो स्टेबलाइजर का काम है स्टेबल रखना, जो पीछे से फ्लक्चुएशन आ रही है। अगर पीछे से तेज आ जाए करंट तो स्टेबलाइजर उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। हम स्टेबलाइजर कर रहे होते हैं उसको, तो ये याद रखना। तो क्या यूज है यूरिया का, बताइए शाबाश। व्हाट इज द यूरिया? हाँ, ये इसको स्टेबल रखता है या ये स्टेबलाइजर का काम करता है। अगर मान लीजिए डस्ट चली जाए H2O2 में तो क्या होने वाला है? तो जवाब है धमाका होने वाला है। एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है जी डस्ट का H2O2 के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी हाईली कंसेंट्रेटेड है उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए। तो इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, डस्ट मिलते ही एक्सप्लोजन हो जाता है। इससे हमें पता लगता है कि सर ये बड़ी खतरनाक चीज है। यूजेज में बता देता हूं कि जिन लोगों के पास ऑक्सीजन पड़ी होती है या जो लोग इजीली ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन गिविंग, उनके दो काम आज ही याद रख लो। एक तो है वो सबसे बढ़िया आप लोगों के ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। क्या होता है ब्लीचिंग? कलर को उड़ाना, ठीक है। अब ये कलर कैसे उड़ता है वो मैं दिखाता हूं। सारे बच्चे देखना, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। हम ये बात बोलते हैं कोई भी कलर्ड चीज है अगर उसके ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करे तो वो फटाफट कलरलेस हो जाता है। सबसे पहले ये बताइए ये नेसेंट ऑक्सीजन वाला पंगा क्या है? कितने बच्चों को पता है ये नेसेंट ऑक्सीजन? अगर मैं पूछूं इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में क्या फर्क है तो बता सकते हो जल्दी से? शाबाश। नहीं बता सकते, चुप हो गए, इसका मतलब पता लग गया। ये बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्म है जो आप लोगों को बाहर से किसी इक्वेशन में देनी पड़ेगी। बाहर से दी हुई ऑक्सीजन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये वो रिएक्शन होती है जो अंदर ही बनती है और अंदर ही यूज हो जाती है। तो अगर आज मैं किसी कलर्ड सब्सटेंस में H2O2 दूंगा तो H2O2 हाथों हाथ ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और वो हाथों हाथ नेसेंट की फॉर्म में यूज होगी। नेसेंट को हिंदी में बोलते हैं नवजात। और नवजात वर्ड किसके साथ लगता है, थोड़ा बताना मेरे को। नवजात वर्ड किसके साथ लगता है? सुना होगा, इतनी तो बताने की जरूरत नहीं, हिंदी इतनी तो आती होगी। बोली शाबाश। मनमीत, हर्षिता, हरप्रीत, सुन रही नहीं, आवाज नहीं सुन रही, इसका मतलब मैं ये सोच लूं नवजात किसके साथ लगता है वर्ड? शिशु, रिसेंटली बोर्न बेबी, हाँ न्यूली। तो ये न्यूली बोर्न ऑक्सीजन है। ये नेसेंट का मतलब न्यूली बोर्न ऑक्सीजन जो हाथों हाथ है।
लेकिन फिर भी बच्चा पूछता है सर इस ऑक्सीजन में ऐसा क्या है जो ये कलर्ड चीज को कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। तो ध्यान से सुनिए, असल में कलर्ड होता है या तो N डबल बॉन्ड N की वजह से या N डबल बॉन्ड O की वजह से। ये दोनों ग्रुप कलर देते हैं। जब कोई कंपाउंड डायरेक्ट ऑक्सीजन गिविंग होता है या इजीली ऑक्सीजन गिविंग होता है तो वो O दे देता है और O जाके इन कलर वाले बॉन्ड्स को तोड़ देती है। तो आज आपका कलर किस की वजह से था ये आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये एजोडाई है, एजोडाई, और डाई पता होगा कलर के लिए यूज करते हैं ना। तो आज मैंने ऑक्सीजन से पूछा नेसेंट ऑक्सीजन से कलर उड़ा देती है? कहता हाँ सर मैं तो कलर उड़ा दूंगी। कैसे? सर मैं जाकर के उन बॉन्ड्स पर अटैक करूंगी जो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कलर होता है वो जनरली इनकी वजह से होता है, जर्नली, है ना, और ये उनको तोड़ देती है। तो ये बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगले साल बहुत जगह काम आएगी। तो ये आपके पास है हेयर ब्लीच करने में सिल्क, वूल, हेयर और कुछ फ्लोर है जिनको, या आटा जिसे बोलते हो ना, उनको रंग उड़ाने में काम आता है। सेकंड है ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब जो आप लोगों के एंटीसेप्टिक टाइप होते हैं या जो जम्स को मारते हैं, तो H2O2 का ये काम भी है। उसके अलावा इससे हम कंपाउंड बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम परबोरेट, परकार्बोनेट, ये सारी चीजें। H2O2 इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, जो आजकल दवाई चल रही है कोरोना की, उसके अंदर भी यूज होता है ये। ब्लीचिंग एजेंट, वो मैंने लिखवा दिया, ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है जी, फैट्स, पल्प, ऑयल, लेदर, एलिफेंट टीथ, इतने सारे चीजों का ये कलर उड़ाने के काम आता है, पढ़ने वाले हैं। इससे मिल्क वाइन भी बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा इसका ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर यूज। बड़ा शानदार जो पॉइंट है ये टीचर पूछेंगे आपसे। सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? अगर केमिस्ट्री की बुक ग्रीन हो जाए तो वो ग्रीन केमिस्ट्री हो जाती है। पर क्या समझ आ रहा है मेरे बच्चों को ग्रीन केमिस्ट्री से? ऐसे केमिकल्स को यूज करना जो इन्वायरमेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो इको फ्रेंडली हो, उन्हें बोलते हैं जी ग्रीन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इको फ्रेंडली केमिकल्स विच आर प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन एनवायरमेंट इज कंसिडर्ड एज ग्रीन केमिस्ट्री। लास्ट चैप्टर आपका हट गया है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ाऊंगा जो आपके आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। तो इको फ्रेंडली केमिकल्स में अगर मेरे बच्चों को नाम देना पड़ जाए तो सबसे पहले आप किसका नाम देके आओगे? H2O2 का। मैंने इससे पूछा तू कैसे इको फ्रेंडली है? ये कहता आप मुझे कहीं पर भी यूज करोगे तो मैं हमेशा यही रिएक्शन शो करूंगा, 2H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस O2। कल करवाई थी ये रिएक्शन, जल्दी बोलो। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? थोड़ा प्लीज हेल्प करते रहो यार मेरे बच्चों, 2-2-3-3 बच्चे बोलते रहो यार प्लीज। हाँ, क्या ऑक्सीजन से पोल्यूशन होता है? जल्दी बोलो। क्या वाटर से पोल्यूशन होता है? तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर नॉट, हाँ जी, पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। सो H2O2 इज द बेस्ट केमिकल विच इज यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री। एक और बता दूं क्या? पेट्रोल की जगह हमने CNG यूज करना शुरू कर दिया, सुना है कभी? पेट्रोल और डीजल की जगह CNG यूज करते हैं। तो H2O2 के अलावा एक केमिकल और कोई पूछ ले तो मेरा बच्चा क्या लिख के आएगा? CNG। हाँ, CNG आपको पता होना चाहिए कि बहुत 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 कम पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। यही तुम पेट्रोल को जलाओगे या डीजल को जलाओगे तो वो 8 कार्बन या 18 कार्बन कंपाउंड है, ये सिर्फ 1 कार्बन कंपाउंड है। अब 18 कार्बन जल रहे हो, टायर जलता देखा है कभी आप लोगों ने? कितना धुआं उठता होता है। और जिन गाड़ियों में CNG है उनके धुएं को देखना, बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा वो, क्योंकि सिर्फ वहां 1 कार्बन जो है जल रहा है। और लास्ट होता है ऑयल पेंटिंग्स में। ऑयल पेंटिंग में एक्चुअल में टाइम के साथ साथ सल्फाइड बनते जाते हैं, लेड के सल्फाइड। तो जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं वो लेड कार्बोनेट से बनती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे PBS में बदलता जाता है। तो जो आपके कलर हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना,
जितने भी ऑरेंज कलर हैं वो धीरे धीरे पीबीएस में बनने की वजह से ब्लैक हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तूने ब्लैक क्यों कर दी है? तो पीबीएस कहता है मेरा रंग ही काला है। तो फिर मैंने कहा यार तू तो सारी पेंटिंग धीरे धीरे ब्लैक कर देगा। कहता बिल्कुल सही बात है सर, टाइम के साथ ऑयल पेंटिंग्स खराब हो जाती हैं, तो उनको बचाने के लिए हम स्प्रे कर देते हैं H2O2 का। अब H2O2 पता है क्या करेगा? सारे के सारे पीबीएस को कन्वर्ट कर देगा PbSO4 में, दिख रहा है? और PbSO4 जो आपका होता है बेटे, वो आपका व्हाइट होता है या ब्राइट होता है, जैसे मर्जी लिख दो, और आपके कलर के अंदर वापस से चमक आ जाती है, व्हाइट और ब्राइट इन कलर, जिस वजह से आपकी जो पेंटिंग डल पड़ गई थी, ब्लैक हो गई थी, वो वापस ब्राइट हो जाती है। और साथ में बनते हैं इसमें 4H2O। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए यूजेस में। तो H2O2 के बहुत सारे यूज हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हैवी वाटर। पढ़ा दिया पहले, इससे पहले हैवी वाटर पढ़ा दिया मेरे बच्चों को। किसी ने मेरे से पूछ लिया हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं क्या लिख के आऊंगा? D2O। और कुछ बच्चे इसको हैवी वाटर को हार्ड वाटर के साथ कंफ्यूजन में ले लेते हैं, जबकि हैवी वाटर D2O होता है। और मैं इसका ज्यादा से ज्यादा आपसे यूज पूछूंगा, तो एक ही यूज है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है कि D2O कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, है ना? याद होगा आप लोगों को, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्या फायदा हुआ इसका? इसका ये फायदा हुआ कि ये मॉडरेटर है। अगर मेरे बच्चों को इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी, तो D2O इज मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है हिंदी में मंदक, और मंदक का मतलब जो किसी को मंद कर दे, किसी की स्पीड को स्लो कर दे। जैसे हमारे रोड पे जो स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, एक तो है आपके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब, और एक आपके पास में है वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्टर। इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन होती है, जिसमें हम यूरेनियम के ऊपर ट्रिगर करते हैं न्यूट्रॉन को। यूरेनियम 235 होता है शायद। जब इस यूरेनियम को आप फोड़ते हो, तो एक तो बनता है जिनोन, एक बनता है क्रिप्टोन, और 3 बनते हैं न्यूट्रॉन्स। ये रिएक्शन है। और आपके पास एनर्जी का भंडार निकलता है एक यूरेनियम के टूटने से, सिर्फ एक यूरेनियम के एटम के टूटने से 17.6 या चलो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ठीक है? हाँ जी बोलो सर, बोलो कौन बोल रहा है बीच में? बेरियम था क्या? एक मिनट चेक करने को, शायद बेरियम ही था। ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक है 56 और 36। हाँ ठीक है, ओके, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ये आपके पास में चीज बनती है। अब मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये एनर्जी निकलती है जो लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, जो कि बहुत ज्यादा होती है सिर्फ एक के टूटने से। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में और इसमें फर्क पता है किस बात का है? कितने न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं? जल्दी बोलिए, शाबाश। 3। तो पहले एक से एक यूरेनियम टूटा, अब क्या होगा? अब 1 into 3 कितने यूरेनियम टूटेंगे? जल्दी बोलिए। 3, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, आगे 3 और बनेंगे, फिर कितने फूटेंगे? 9 के बाद फिर से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 27 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 81। तो पहले एक बॉम्ब फूटा यूरेनियम के एक एटम से, अब 81 बॉम्ब फूट रहे विद इन माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि ये लगातार चेन रिएक्शन होती है। और इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये बहुत विगरस कंडीशन हो रही है। फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 2 7, और इसी तरीके से सो ऑन। तो लगातार जब ये बॉम्ब फूटते हैं तो ये एनर्जी इतनी निकलती है और पूरा शहर एक बार में नष्ट हो जाता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी की कभी डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो पता लग गया होगा। लेकिन जब ये रिएक्शन इतनी खतरनाक है तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या काम है? न्यूक्लियर रिएक्टर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम कैसे करते हैं प्रोड्यूस? कोयला जलाकर, थर्मल स्टेशन में कोयला जला जला करके, क्योंकि हम अभी अंडर डेवलप्ड है ना।
लेकिन अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, वहां न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ ट्रिगर करके और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पर जब ये रिएक्शन इतनी खतरनाक है तो फिर आप इसको कंट्रोल कैसे करते हो? तो बड़े बड़े कमरे होते हैं और उनकी दीवारें स्टील की बनी होती है, सीमेंट प्लस स्टील, और वो इतनी जल्दी फटती नहीं है। और साथ में हम क्या करते हैं, उन कमरों में ऊपर शावर सिस्टम कर देते हैं। मान लेते हैं जी ये रूम है जिसके अंदर हमने बम फोड़ना है और यहाँ बहुत सारे बम फूट रहे हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। और जब वो रिएक्शन विग्रस होने लगती है तो हम ऊपर से किसके फवारे चला देते हैं? जल्दी बोलिए। D2O की बारिश कर देते हैं। क्या करेगा D2O? जल्दी बोलो, शाबाश। D2O एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर D2O मॉडरेटर है जो कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करेगा। जब इस कमरे में बम फट रहे हैं तो यहां गर्मी होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। हीट हो, और हीट के ऊपर पानी डल जाए तो क्या बनती है? जल्दी बोलो, स्टीम। और उस स्टीम को आप आगे लेके जाते हो और उससे हम जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ये सुना होगा आप लोगों ने 10th क्लास तक, ठीक है? तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों को समझाई। ये फिजिक्स के अंदर आएगा जी, न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां आप इसके अंदर पूरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे। मुझे इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो जब ये आपकी यूरेनियम फूटेगा और यहाँ बहुत सारे न्यूट्रॉन्स बनेंगे, है ना, तो फिर मेरा बच्चा बताएगा कि सर उनको कंट्रोल करने के लिए D2O की बारिश करनी पड़ती है। तो इस रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यूटेरियम। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि D2O की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है H2O के साथ, ठीक है जी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। बताइए जी, शाबाश। D2O की और H2O की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन D2O की और H2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आएगा, बताइए जी। नॉट सेम। तो इसका रीजन ये है मेरे बच्चे कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब बताइए जी, D2O के अंदर और H2O के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जल्दी 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 जल्दी। 1 है, इसीलिए इनकी रिएक्शंस बिल्कुल सेम होती है। जिस जगह आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं वहां पर सेम रिएक्शन हो जाती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, SO3 के अंदर पानी मिलाओगे तो बनेगा H2SO4, और ये सारे बच्चों को पता होगा व्हाट इज H2SO4। क्या होता है H2SO4? शाबाश। और यही रिएक्शन मैंने D2O के साथ कर दी तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी D2SO4। तो इनकी रिएक्शन इसलिए सेम है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है मेरे बच्चे, दैट इज डाई हाइड्रोजन या यूजेस ऑफ H2 एज फ्यूल। आपको पता होगा थोड़े सालों के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल भी खत्म हो जाएगा और कोयला भी खत्म हो जाएगा। फिर एनर्जी के सोर्स क्या होंगे? जल्दी बोलिए, शाबाश। H2। सबसे ज्यादा H2 कहां बताई थी मैंने आपको? कहां है सबसे ज्यादा H2? सूरज के अंदर। इसलिए आजकल सोलर प्लांट लग रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है हम इसको लिक्विड स्टेज के अंदर या गैसीय स्टेट में रॉकेट के अंदर भरते हैं और वहां इसको प्रोपेलेंट कहते हैं। प्रोपेलेंट वो होते हैं जो किसी को एक्सेलरेट करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑटोमोबाइल के अंदर भी यूज होने शुरू हो गई है। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है? एक तो ये पर यूनिट एनर्जी ज्यादा देती है, इट रिलीज मोर एनर्जी इन पर यूनिट्स। सेकेंडली, इसको जब आप जलाओगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल के क्या करेगी? बोलो शाबाश। H2O बनाएगी। तो ना तो CO बनी, ना CO2 बनी, ना NO2 बनी, पॉइजनस गैसें नहीं बनती। एंड ऑल यू नो H2O कभी भी पोल्यूशन नहीं करता। थर्ड, इसका ये फायदा है, वाटर फॉर्म्ड बनता है। अब पानी बनेगा तो पानी जो है वो पोल्यूशन नहीं करेगा। फोर्थ है, इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी मॉडिफाइड इजीली। आने वाले टाइम में जो हम इंजन हैं उनको हाइड्रोजन के लिए कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उनको इजीली मॉडिफाई कर देंगे।
फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टीचर आपका पूछेगा, व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन आएगा आपके टीचर ये पूछते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है। तो आप ये लिख के आओगे कि द स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज इजी इन फ्यूचर एंड H2 गैस विल बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज हाइड्रोजन इकोनॉमी। मतलब भविष्य वाले टाइम में हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, इसको यूज करना भी इजी है और इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना भी इजी है। तो इसी को हाइड्रोजन इकोनॉमी कहते हैं। और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। बस कोई पूछ ले व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो दो बातें लिख के आनी है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ H2 इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। फिर है उसके बाद में एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज आप यही लिख के आओगे कि सर इससे पोल्यूशन नहीं होता और हाइड्रोजन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगले साल एक सेल आएगा फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल के अंदर पता है फर्स्ट सेल मैं पढ़ाऊंगा H2O2 सेल। अब इस H2O2 सेल को बच्चे पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल, जबकि इस सेल का पूरा नाम क्या है पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के अंदर आप हाइड्रोजन को जलाकर H2O में बदलोगे और उससे बिजली बनेगी। तो फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन को हम जला करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ये आजकल बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के ये बातें पता होना चाहिए। आजकल 5% हाइड्रोजन मिलाई जा रही है CNG के साथ। जो हमारा अब इस टाइम जो हमारा टाइम चल रहा है उसके अंदर हम CNG के साथ 5% H2 मिला करके और फ्यूल या फिर पेट्रोल की फॉर्म में इसको चला भी रहे हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। तो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन नंबर 3rd एंड सेकंड पार्ट। 3rd नंबर इक्वेशन थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमने एक पार्ट कर लिया था फ्रॉम एल्काइन। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ 3rd रिएक्शन इज बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है वेरी गुड एल्काइंस, एडिशन ऑफ वाटर।